नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपनी जो पढ़ाई है उसको और बेहतर करने में कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने इस सेशन में इंडियन पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अंतर्गत अभी हम लोगों ने टोटल 7 क्लासें कर ली हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये जो आपका संवैधानिक विकास है, आखिर आपके संविधान का विकास कैसे हुआ, उस चीज को हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है और पार्ट 3 हो चुका है जो 7 नंबर क्लास थी। और आज जो आपकी होने वाली है ये आपका पार्ट 4 होगा। ठीक, आज वो पार्ट 4 होगा और पार्ट 4 में ही मैं कोशिश करूंगा पूरी आपके संवैधानिक विकास समाप्त हो जाए और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक का अगर बात करें तो हम लोगों ने पूरा कंपनी का शासन जो था उसको कर लिया था, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत किया था और आपके 1853 के चार्टर कानून तक का हम लोगों ने किया था। इसके बाद हम लोगों ने आपका जो है सम्राट ताज का शासन शुरू किया है। ताज के शासन में 1858 का हो चुका है, 1861 का आपका हो चुका है, 1892 का भी हो चुका है और वहीं पे साथ में आपका 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है जिसे माल्य मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, यहाँ तक का हम लोग कर चुके थे। आज जो हम लोगों का टॉपिक है अभी जो शुरू करेंगे ये भारत शासन अधिनियम 1919 है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि ये पूरी स्लाइड या पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इसी के साथ में वीडियो तो आपने कल का देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि काफी सारी जरूरी चीजें थी जो आपको याद रखनी है। ठीक, तो बिना देर किए हुए हम लोग आज के अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों को आज पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1919। तो पहली चीज तो ये कि भारत शासन अधिनियम क्या इसका भी कोई दूसरा नाम है? तो बिल्कुल बेटा, अगर बात करें इसके प्रचलित नाम की तो इसका भी एक प्रचलित नाम है। अब प्रचलित नाम क्या है जिससे अक्सर लोग सामान्य नाम से ज्यादा जानते हैं, तो इसका सामान्य नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। अच्छा, इसमें अगर बात करते हैं ये मॉन्टेग्यू साहब क्या थे, तो मॉन्टेग्यू साहब यहाँ पे जो है भारत के सचिव थे। उस समय के जो है भारत सचिव के पद पे कार्य कर रहे थे। और वहीं पे अगर चेम्सफोर्ड की बात करते हैं तो चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे, वायसराय साहब थे। ये एक बेसिक जानकारी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं ये भारत शासन अधिनियम बना तो 1919 में, लेकिन इसे लागू करने की बात जब आती है तो लागू ये होता है 1921 में जाके, लगभग 2 वर्षों के पश्चात इसे लागू किया जाता है। अच्छा, जो हम लोगों ने अभी भारत जो परिषद अधिनियम था जिसे माल्य मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी? हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली थी। अच्छा, यहीं पे हमने एक चीज बताई थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। अच्छा, यहीं पे एक चीज और आपकी जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है? याद ये रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट करके डाल दीजिए कि इसी के अंतर्गत आपका क्या हुआ था, यहाँ पर आपके जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। क्या किया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक, शुरू किया गया। अब किसके लिए शुरुआत की गई थी? शुरू किया गया था सिर्फ जो है मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए। ठीक, ये लास्ट वाली जो क्लास है उसमें एक ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये 1909 के उसमें किया गया क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक आपके मिंटो साहब को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इस चीज को शुरू किया था। तो ये एक आज चीज आपके लिए खास हो जाती है। अब इसी में चलते हैं, जो भारत शासन अधिनियम है इसी में जो आपका पृथक निर्वाचन था, जैसे कि हम लोगों ने अभी उसमें बात किया, तो वही पृथक निर्वाचन इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या आपको लिखना है? पृथक निर्वाचन, निर्वाचक मंडल में वृद्धि, मंडल में वृद्धि। अभी क्या था? अभी सिर्फ मुस्लिमों के लिए लागू था, तो मुस्लिमों के साथ में अन्य किसके किसके लिए लागू किया गया? तो इसमें अगला जो है लागू किया गया आंग्ल भारतीयों के लिए। आंग्ल भारतीय कौन है? ऐसे व्यक्ति जो कि जिनका जन्म जो है भारत में हुआ है, उनके माता या पिता में से कोई भारतीय है, बाकी वो हैं विदेशी एक तरह से। ठीक है, इन तक वृद्धि की गई। इसके अलावा किस तक वृद्धि की गई? इसके अलावा आपको सिख धर्म तक वृद्धि हो गई, सिख के अलावा ईसाई, ईसाई के अलावा मुस्लिम। तो मुस्लिम तो पहले ही से ही था,
ठीक, तो इतने लोगों तक का इस जो पृथक निर्वाचक मंडल है उसको वृद्धि कर दी गई। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे अगर बात करते हैं तो एक काम और होता है, क्योंकि 1919 में आता है तो उसी के पहले का वर्क है। ठीक, इन सभी चीजों के पहले क्या चीज है, 20 अगस्त की बात है, 20 अगस्त 1917 की बात है। अब 20 अगस्त 1917 में क्या होता है, वो भी यहाँ में नहीं होता है, ये होता है आपके ब्रिटेन में। ब्रिटेन में होता है, और ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि भारत में जो है, भारत में क्या किया जाएगा, उत्तरदायी शासन की शुरुआत की जाएगी। उत्तरदायी शासन की शुरुआत, ये एक नई चीज और ये खास चीज यहाँ पे हो जाती है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। ठीक, ये यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम चलते हैं और भी कुछ खास चीज होती है, जैसे कि पहली बार यहाँ पे महिलाओं को वोट देने की बात की गई। पहली बार महिला मतदान कर सकती थी, मतदान कर सकती थी। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज और खास की गई। वो क्या खास था, वो ये था कि अभी भी जो वोट देने का अधिकार ही मिला, लेकिन ये अधिकार बेस किस पे था, आधार क्या था, आधार भी अभी आपका शिक्षा थी, शिक्षा व जो है धन। ठीक, शिक्षा व धन, प्रॉपर्टी, संपत्ति, यही दो चीजों के आधार पर ही वोट देने का भी अधिकार दिया गया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और की गई, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, जिसे वर्तमान समय में यूपीएससी के नाम से जानते हैं। इसका गठन कब किया जाता है, इसका गठन 1926 में किया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका और क्या किया गया, यहाँ पे वायसराय की जो परिषद थी, उस परिषद में से क्या कर दिया गया, 8 में से 3 भारतीय को शामिल करने की बात कर दी। क्या किया गया, परिषद सदस्य में, परिषद सदस्य में 8 में 3 भारतीय सदस्यों, ये एक नया परिवर्तन कर दिया गया। इसमें एक चीज और किया गया, भारतीय सदस्य 3 तो होंगे, लेकिन कमांडर इन चीफ जो है उसको छोड़कर, कमांडर इन चीफ जो सेना का प्रमुख होता है उसे छोड़कर बाकी अन्य में भारतीय शामिल रहेंगे। कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं होगा, को छोड़कर। ये एक परिवर्तन मेजर होता है जो आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक है, यहीं से एक चीज और, जैसे महिला मतदान की हमने बात की, तो यहीं पे इस चीज को नोट कर लीजिएगा, प्रत्यक्ष मतदान की भी शुरुआत हो जाती है। प्रत्यक्ष मतदान का आरंभ। ठीक, मतदान कोई भी हो, उसका आधार क्या बना, आधार वही शिक्षा एवं संपत्ति ही रहता है। अच्छा, यहीं पे एक चीज और खास हो जाती है, यहाँ पे केंद्र में द्विसदन कर दिए गए। ठीक, क्या किया गया, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की, द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत कर दी। अच्छा, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था कैसे होगी, एक सदन हो गया आपका जैसे लोकसभा, और दूसरा सदन हो गया आपका जैसे राज्यसभा। तो इसमें क्या है, इसमें पहले जैसे कि केंद्रीय विधानसभा कहा गया, एक को क्या कहा गया, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, वर्तमान में इसे लोकसभा आप कह सकते हैं। दूसरा क्या है, राज्य परिषद, राज्य परिषद। ठीक, 2 सदन बना दिए गए, कहाँ पे, केंद्र में। और वहीं पे एक सबसे जो खास चीज की गई, जो यहाँ पे आपने देखा, हमने देखा कि केंद्र, और हमने इसके पहले आपको वाले में बताया था कि आपकी किसकी नियुक्ति की गई थी, विधान परिषद की जो है स्थापना कर दी गई, विधान परिषद बनाई गई थी। तो विधान परिषद एवं जो केंद्र है उसके बीच में शक्तियों का भी बंटवारा किया गया। ठीक, क्या कर दिया गया, केंद्रीय व प्रांतीय शक्तियों का बंटवारा,
शक्तियों का क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया पूरी तरह से। अब अच्छा, बंटवारा किस तरह की किया गया, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर भी जो है आपके जो प्रांत हैं वहां पे भी द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। अब यहाँ पे प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ लागू की गई उसके जन्मदाता कौन है। ठीक, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, ठीक, ये किया गया। अब यहाँ पे आपका जो पूछा जाता है जन्मदाता पूछा जाता है कि इसके जन्मदाता कौन है, तो कितने लोगों को पता है जन्मदाता कौन है उसका कमेंट करके बताइएगा। इसमें लियोनल कार्टिस को याद रखना है नाम, सर लियोनल कार्टिस। ठीक, सर लियोनल कार्टिस को इसे जन्मदाता के तौर पे माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो हम शक्तियों के बंटवारे की बात की, शक्तियों को बांटा गया था, उन शक्तियों को देख लेते हैं। शक्तियों को दो रूपों में बांटा गया, शक्तियां दो रूपों में बटी। एक कैसी रही, एक आरक्षित रही, आरक्षित विषय, ठीक, और दूसरे क्या किया गया, दूसरा किया गया हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वो होते थे जिन पे जो है केंद्र का पूरा तरह से अस्तित्व था। हस्तांतरित विषय प्रांतों को भी उसमें वो कार्य कर सकते थे। अब इसमें क्या क्या चीजें थी, इसमें जैसे कि विधि बनाना हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो विधि बनाना ये कभी भी हस्तांतरित नहीं किया गया, ये प्रांतों को नहीं सौंपा गया। इसके अलावा जैसे कि भू राजस्व को वसूल करना, क्योंकि भू राजस्व में भी प्रॉफिट होता था, तो इसको भी नहीं दिया गया। इसके अलावा क्या दिया गया, इसके अलावा वित्त मंत्रालय, ठीक, ये भी नहीं दिया गया। इसके अलावा सिंचाई हो गया, ठीक, इसके अलावा संचार हो गया, ठीक, इसके अलावा ईटीसी, ऐसे सभी विषय जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी प्रशासन में, उसे नहीं हस्तांतरित किया गया। अब हस्तांतरित किसको किया गया, प्रांतों को। जैसे कि हस्तांतरित की बात करते हैं तो प्रांतों को भी शक्ति है, प्रांतों को भी शक्ति, ठीक। अब प्रांतों को कौन कौन सी शक्ति दी गई, जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखना, ये एक शक्ति दी गई कि मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था अगर कहीं खराब होगी तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि शिक्षा भी एक बड़ा प्रश्न था, शिक्षा व्यवस्था आप बनाइए, ये भारतीयों को दे दिया गया। साफ सफाई करना, मतलब जो महत्वपूर्ण विभाग थे उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखा, और जो कम महत्वपूर्ण विषय थे उन सभी विषयों को क्या कर दिया गया, उन सभी विषयों को हस्तांतरित कर दिया गया। किसके पास, आपके लोगों के पास, मतलब आपके सामान्य लोगों के पास, कि आप इस पे काम करिए। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सुशासन, आगे ईटीसी, सभी वो विषय जो थोड़ा सा कम महत्व को रखते हैं वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे कर दिया गया, इतनी सारी चीजें होगी। इसके अलावा एक चीज और की गई, क्या किया गया, जो भारतीय सचिव होते थे, जो भारत का सचिव होता था, ठीक, इस भारत सचिव को क्या दिया गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियां दी गई, ठीक, कि अब उसे भी एक आप नियुक्ति कर सकते हैं कि नियंत्रक को महालेखा परीक्षक होना चाहिए, ठीक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की शक्ति दी गई, की नियुक्ति की शक्ति प्रदान की गई, ठीक, ये एक चीज कर दिया गया। इसके अलावा एक चीज और किया गया, कहा गया ये जो पूरा विषय था, ये जो सारी चीजें थी, इन लोगों को, इस चीज को हम एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, किसके ऊपर, भारतीय समाज के ऊपर, भारतीय शासन के ऊपर, भारतीय प्रशासन के ऊपर, आखिर इसका इम्पैक्ट क्या रहा। उसके एनालाइज करने के लिए, उसको निष्कर्ष निकालने के लिए क्या किया गया, 10 वर्षों बाद एक संवैधानिक निकाय के गठन की बात की गई, ठीक। 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक
निकाय के गठन की बात की गई। ठीक, निकाय के गठन की बात की गई। ठीक, अब ये क्या काम करेगा? अगर ये संवैधानिक निकाय की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से जो 1919 का अधिनियम है, 1919 के अधिनियम के प्रभाव, ठीक, प्रभाव को देखने हेतु, ठीक, ये एक मुख्य कारण था। और दूसरा क्या कारण था? आगे के सुझाव व रणनीति हेतु। ठीक, ये मुख्यतः ये काम करने के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन की बात की गई। ठीक, संवैधानिक आयोग गठन भी हुआ, उसका नाम आपको याद रखना है, जिसे साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या आयोग का नाम था? साइमन आयोग। ठीक बेटा, साइमन आयोग का गठन कर दिया गया। अब यही चीज है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं साइमन आयोग। आखिर साइमन आयोग है क्या? कितने लोगों को पता है साइमन आयोग के बारे में? देखिए, पहली चीज क्या है? पहली चीज, इसे 1927 में गठित किया गया। ठीक, और 10 वर्ष कहा गया था, तो ये 2 वर्ष पूर्व हो गया, 2 वर्ष पूर्व। अब ऐसी परिस्थितियां उस समय बनी कि 2 वर्ष पूर्व ही इसको गठन करने की बात की गई। ठीक, अगर बात करें कि गठन की तिथि क्या थी? गठन, ठीक, तो गठन ये होता है 8 नवंबर 1927 के दिन। ठीक, अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो जॉन साइमन थे, जॉन साइमन थे इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक, और ये टोटल कितने सदस्यीय था? तो ये टोटल 7 सदस्यीय था, 7 सदस्यीय। ठीक, अब ये 7 सदस्यीय तो बनाया गया, लेकिन इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं। भाई, भारत के लिए आप कानून बना रहे हैं, भारत के लिए सुधार दे रहे हैं, भारत के लिए सुझाव दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी भारतीय नहीं, एक भी भारतीय शामिल नहीं। जब एक भी भारतीय शामिल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है, और इसी चीज को लेकर यहाँ पे इसका विरोध होता है। और विरोध होने के दौरान आप एक व्यक्ति हैं, उनका नाम जानते हैं, नाम क्या है? लाला लाजपत राय। ठीक है, उनका जो है पहले तो लाठीचार्ज होता है। ठीक, विरोध होता है और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, साइमन गो बैक। ठीक, इसे व्हाइट जो है कमीशन भी कहा गया। क्यों? क्योंकि सभी जो है इसमें ब्रिटिश ही शामिल थे, एक भी भारतीय शामिल नहीं था, तो इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सफेद कमीशन। और साइमन गो बैक के नारे लगे और इसमें लाठीचार्ज हुई, लाठीचार्ज होती है, और इसमें लाला लाजपत राय ठीक की मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये एक चीज इसमें थोड़ा सा अलग होती है। अच्छा, यहाँ पे ये इतनी सारी चीजें तो हो गई। अच्छा, यहाँ पे जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कहीं ना कहीं इसने एक काम और किया। वो क्या किया? इसने रिपोर्ट भी अपनी बनाई। ऐसा नहीं कि विरोध किया गया था तो इसने अपना काम नहीं किया। ठीक, इसने क्या किया? साइमन आयोग ने रिपोर्ट दी, साइमन आयोग की रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट में क्या की चीजें की गई, ये चीज भी देखने लायक है। ठीक, ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है? ये 1930 में प्रस्तुत की जाती है। ठीक, अब ये आता कब है? 27 में आता है, और 3 वर्षों में ये अपनी पूरी रिपोर्ट को तैयार करता है और इसका पेश करता है। ठीक, अब रिपोर्ट की में अंदर सिफारिश जो दी गई, उन सिफारिशों की हम बात करते हैं। ठीक, पहली सिफारिश क्या है? ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करने की बात की गई। यहाँ पे ब्रिटिश भारत में एक संघ की व्यवस्था, संघ की स्थापना। अभी तक का संघ की स्थापना नहीं थी, लेकिन अब संघ की स्थापना करने की बात यहाँ पे कर दी गई। इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा राज्यों में सरकारों का विस्तार दे दिया गया, राज्यों में सरकार का विस्तार।
पूरी तरह से राज्यों में सरकार का विस्तार हो गया। इसके अलावा अन्य क्या किया गया, इसमें द्वैध शासन प्रणाली को भी बनाए रखा गया। द्वैध शासन प्रणाली बनी रहे ये किया गया। इसके अलावा क्या किया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन अभी हम लोगों ने देखा, जो आगे विस्तार दिया जा रहा था, उसको भी जारी रखने की बात की गई। उसे खारिज नहीं किया गया, बल्कि वहां इसके लिए तो विरोध किया जा रहा था कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है ये भारत में नहीं लागू होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जारी रखी गई, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था कि भैया जितना ज्यादा जो है आप फूट डालेंगे उतना ही ज्यादा दिन यहाँ पे आप शासन प्रणाली को संचालित रख सकते हैं। ठीक, को जारी रखा जाए, ये एक काम किया गया महत्वपूर्ण। ठीक, इसके अलावा ये प्रमुख सिफारिशें थी, इतनी सिफारिशें जो की गई ये प्रमुख सिफारिशें थी। इसके अलावा एक और था, इसे नोट करके भी लिखिएगा, इसे ने ही गोलमेज सम्मेलन के चर्चा के बुलाने के बात कही। ठीक, क्या किया, गोलमेज सम्मेलन ठीक का आयोजन किया जाए। ठीक, ये एक चीज की गई। अच्छा, यहीं पे एक चीज और होती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गोलमेज सम्मेलन जो थे, आखिर कितने गोलमेज सम्मेलन को बुलाया, कितने लोगों को पता है कि कितने गोलमेज सम्मेलन को यहाँ पे बुलाया जाता है और कितने नहीं बुलाया जाता है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। हम 1 मिनट का समय आपको दे रहे हैं, आप कमेंट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कितने गोलमेज सम्मेलन और कब गोलमेज सम्मेलन को बुलाया जाता है। ठीक बेटा, कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने, हम कमेंट लेंगे आपके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे टोटल जो गोलमेज सम्मेलन थे ये 3 सम्मेलन हुए। कितने सम्मेलन बेटा हुए? 3 सम्मेलन हुए यहाँ पे टोटल। ठीक, इस चीज को याद रखना। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए, यहाँ पे जैसे मैं कह दूं, यहाँ पे मैंने पहले क्या कहा, फर्स्ट की बात की, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे आपको। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, ये कब होता है? ये आपका शुरू होता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट होता है और कब तक के लिए चलता है? 19 जनवरी 1931 तक का। 1931 तक का ये पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक, इसी के बाद दूसरे सेकंड गोलमेज सम्मेलन को आयोजन किया जाता है। इसको कब बुलाया जाता है? इसे बेटा बुलाया जाता है 7 सितंबर 1931 से कब तक के लिए चलता है? 1 दिसंबर 1931। ये ज्यादा लंबा नहीं चलता है। ठीक, उसकी अपेक्षा देखें तो पहला वाला गोलमेज सम्मेलन ज्यादा चलता है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा एक चीज जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन था, इसकी बात करते हैं। ये कब बुलाया गया? ये 17 नवंबर 1932 को बुलाया जाता है और ये कब तक के लिए रहता है? 24 दिसंबर 1932 तक। ये 3 गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, ये तीनों गोलमेज जो सम्मेलन थे, इसका आयोजन कहाँ पे होता है? अगर पूछ ले कभी आयोजन कहाँ, ठीक, तो कितने लोगों को पता है? तो ये बेटा आपके इंग्लैंड में ही होते हैं। ठीक, कहाँ? लंदन, इंग्लैंड में ही होते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं इन तीनों के, क्या किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। अध्यक्ष तीनों के कौन रहता है? तो यहाँ पे रैमसे मैकडोनाल्ड रहते हैं। रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक, रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक, ये यहाँ पे रहते हैं। इन्होंने ही जो है इसमें अध्यक्षता करते हैं। ठीक, इसमें क्या है, इसमें आपके कई सारी चीजें अन्य रहती हैं जो इतिहास के प्रकरण में आप पढ़ेंगे, इतिहास के खंड में पढ़ेंगे। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।
तो ये टोटल इतनी सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए खास हो जाती हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक बात और होती है कि रैमसे जो मैकडोनाल्ड हैं, ये 3-3 गोलमेज सम्मेलन होने के बावजूद भी एक कार्य ऐसा करते हैं जिसे आप जो है सामान्यतः क्या कहें कि फूट डालने की ही नीति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर दी। अब उसकी चर्चा कर ले रहे हैं। सांप्रदायिक अवार्ड, इसे ही कैमनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। ये कब घोषित किया गया? ये 1932 में ही घोषित कर दिया गया। देखिए अभी भी गोलमेज सम्मेलन चल रहे हैं, देखिए ये गोलमेज सम्मेलन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया? सांप्रदायिक अवार्ड घोषित कर दिया। आखिर ये है क्या सांप्रदायिक अवार्ड? ये जो है आपका जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसको भी यहाँ पे ये आपने देखा सांप्रदायिक निर्वाचन इसमें शामिल होने की बात कर दी, इस तक विस्तार देने की बात की गई। यही है कैमनल अवार्ड, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं किया गया, ठीक। यहाँ पे कौन, इनका नाम याद रखिएगा, रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक। इन्होंने ही कहा, और ये कौन थे? ये ब्रिटिश पीएम थे उस समय के, ब्रिटिश पीएम, ठीक। अभी इन्होंने ये लाया क्यों? इनके हिसाब से अगर बात करें क्यों लाया, तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए, ठीक। क्योंकि वहां पे जो इनको चर्चा में नजर आया होगा या फिर कहें फूट डालने के लिए कि भैया अल्पसंख्यक अभी जो है कांग्रेस के साथ मिले हुए, तो कांग्रेस से अल्पसंख्यक को भी अलग कर दो। तो कहीं ना कहीं जब अलग कर देंगे तो आपके जो कांग्रेस है, कांग्रेस आपकी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए फूट डालने के लिए ये काम किया गया अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए, प्रतिनिधित्व हेतु, ठीक। अब जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु के लिए क्या किया जाएगा? अलग निर्वाचन की बात की जाएगी, अलग निर्वाचन मंडल, ठीक। पूरी तरह से अलग निर्वाचन मंडल जो है यहाँ पे करने की बात की गई। जैसे कि अभी तक का किसके लिए था, अब हम बात कर लेते हैं अलग निर्वाचक मंडल जो है किन किन समुदाय के लिए हो गया। तो यहाँ पे पहला जो था मुस्लिम के लिए दिया गया था, ठीक, मुस्लिम के लिए दिया गया था। कब दिया गया था बेटा? ये आपका 1909 में दिया गया, ठीक। दूसरे पे बात करते हैं, दूसरा आपके लिए सिख हो जाता है, सिख हो जाता है। तीसरे की बात करेंगे, तीसरा आपके ईसाई हो जाता है, ठीक। चौथे की बात करेंगे तो आंग्ल भारतीय हो जाता है, आंग्ल भारतीय, ठीक। हाँ, ये जो व्यक्ति थे इनको लिए क्या किया गया? इनके लिए भी इस चीज की वृद्धि की गई, और वृद्धि करने के बाद में यही तो खास बात हो जाती है, ठीक। ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, ये 3 समुदाय थे और तीनों समुदायों के लिए यहाँ पे इसे बढ़ा दिया गया। कब बढ़ाया गया? ये बढ़ाया गया 1919 में, ठीक। अब इतने टोटल 4 जो समुदाय हैं, 4 समुदाय यहाँ पे शामिल हो गए, ठीक। अब यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया? अब इसे और विस्तारित किया गया। 5 नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, दलित समुदाय के लिए, दलित समुदाय के लिए, ठीक। इसको कब बढ़ाया गया? इसको आपके सांप्रदायिक जो ये कम्युनल अवार्ड है, इस कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत ही बढ़ाया जाता है। इसलिए इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है? याद रखना है, ठीक। किसके अंतर्गत? इसी के अंतर्गत बढ़ा दिया जाता है, ठीक बेटा। ये चीज यहाँ पे खास हो जाती है। हाँ, ठीक, दलित समुदायों के लिए वृद्धि कर दी गई। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहीं पे एक चीज खास हो जाती है। अगर आपको ये कभी पूछा जाए तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बॉक्स बना के लिख दे रहा हूँ फैक्ट, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक पूना पैक्ट होता है। भैया ये पूना पैक्ट क्या है? ठीक, अब पूना पैक्ट होता कब है? अगर ये बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका 24 सितंबर 1932 को, ठीक। और ये किसके किसके मध्य होता है? ये अगर बात करें तो कांग्रेस के जो नेता होते हैं, कांग्रेस नेता व दलित नेता, ठीक, BR डॉक्टर BR
अंबेडकर जी। ठीक, इनके मध्य और कांग्रेस नेताओं की तरह से अन्य नेताएं थी। अच्छा, यहाँ पे गांधी जी शामिल नहीं थे। गांधी जी के मध्य जरूर होता है, ये कहा जाता है पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य हुआ, लेकिन उस समय गांधी जी जो है ये जेल में थे, तो इसीलिए इनके मध्य नहीं होता। ये आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर और कांग्रेस के कुछ नेताओं के मध्य ये होता है। ठीक, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ये सांप्रदायिक अवार्ड आपका हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक, आपने यहाँ पे 2-3 चीजें अच्छे से समझ ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। भारत शासन अधिनियम 1935 अगर कहें तो ये सबसे बड़ा अधिनियम था, अभी तक का लाया गया सबसे बड़ा अधिनियम। अभी तक का इतना बड़ा अधिनियम कभी भी जो है आपका कहें तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा पास नहीं किया गया था। ठीक, ये चीज यहाँ पे है। अच्छा, एक चीज और है, अगर सबसे बड़ा है तो अंतिम महत्वपूर्ण है, अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम। अब इसके बाद आपको कोई अधिनियम नहीं याद रखना है, बस वही स्वतंत्रता जो है देने के लिए 1947 का एक्ट पारित किया गया था, बस। इसके अलावा आपको मेजर जो याद रखना है और यही चीजें याद आपको रखनी है। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या क्या किया गया? ठीक, इसमें जो मुख्य कार्य थे, ठीक, उनको आपको याद रखना। पहला कार्य क्या किया है? राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त। ठीक, ये काम किया गया। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। देखिए, राज्यों में समाप्त कर दी गई। ठीक, क्या चीज? राज्यों में, ये राज्यों में, लेकिन वहीं पे अगर बात करें केंद्र में शुरुआत कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, शासन प्रणाली की शुरुआत। राज्य में समाप्त हुआ, लेकिन केंद्र में क्या कर दिया गया? केंद्र में इसे आगे बढ़ा दिया गया, आगे शुरू कर दिया गया। ये एक चीज हो जाती है यहाँ पे। इसके अलावा क्या है? प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना, सरकारों की स्थापना कर दी गई। ये चीज है। अच्छा, एक चीज और है, जब उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करने की बात की गई तो यहाँ पे आपको प्रांतीय स्वायत्तता भी प्रदान की गई, क्योंकि ऐसे तो आपको उत्तरदायी सरकार देंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। स्वायत्तता प्रदान की गई, ये एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे हो जाती है। ठीक, इसके अलावा क्या किया गया? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसे संघीय प्रणाली होती है। ठीक, उसको यहाँ पे नोट करते हैं। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसको क्या नाम दिया गया? इसको संघीय प्रणाली कहा गया, संघीय प्रणाली कह दिया गया। ठीक, ये एक चीज यहाँ पे खास हो जाती है। इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा RBI की स्थापना कर दी गई, RBI की स्थापना। ठीक, इसमें एक व्यक्ति को और नाम याद रखना है, वो कौन है? वो आपके हैं हिल्टन यंग कमीशन। ठीक, अच्छा, कितने लोगों को पता है कि RBI जो है, RBI की स्थापना कब की गई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, जल्दी से कमेंट करिए, मैं रुका हुआ हूँ। हिल्टन यंग कमीशन। ठीक, इनकी सिफारिश पर ठीक, अच्छा, एक चीज और है, स्थापना की मैंने बताया ना कब किए गए, तो 1 अप्रैल। इसीलिए 1 अप्रैल से ही हमेशा जो है तिथि आपका जो वित्तीय वर्ष है वो संचालित होता है, 1935 को। ठीक, हाँ, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को लाया गया। ठीक, यहाँ पे एक्ट डाल दीजिए,
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन ठीक, क्लियर। अच्छा, ये एक चीज हो जाती है। इसके अलावा क्या यहाँ पे अगर बात करते हैं मुख्यालय की, मुख्यालय अगर प्रारंभ की बात करते हैं तो कोलकाता था, कोलकाता, और या इसकी जो है 1937 में मुंबई, 1937 में मुंबई, ठीक। इस चीज को भी आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक। ये इतनी सारी चीजें इसमें कर दी गई, ये तो आपको तीनों चीजें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। इतना हो गया। अच्छा, एक चीज और किया गया यहाँ पे, वो क्या किया गया, बर्मा और जो अदन था उसको भारत के शासन से अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। तो अगर इसी में रखते तो कहीं ना कहीं उसका भी विरोध होता, वहां पे भी विरोध हो जाता। तो इसलिए पहले ये सोचा कि भैया बर्मा और अदन को कर दो अलग, ताकि यहाँ पे अगर हमें स्वतंत्रता देना रहे तो बर्मा और अदन हमारे हाथ में रहे। बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया, कि शासन से अलग। और ये कब किया गया, ये भी बेटा 1937 में किया गया, ठीक। इसके अलावा अन्य 2 प्रांत भी बनाए गए। कौन कौन से 2 प्रांत बनाए गए, बहुत सारे लोगों को पता भी है, जिसको नहीं पता वो जरा कमेंट करिए कि किसको किसको पता है। यहाँ पे आपका उड़ीसा, ठीक, व सिंध, ठीक। 2 नए प्रांत बने, सिंध, 2 नए प्रांतों की स्थापना की गई। ये 2 नए प्रांतों की यहाँ पे स्थापना कर दी गई। ये भी कब किया गया, ये भी बेटा आपका 1937 में ही किया गया, ठीक बेटा। ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब और खास चीजें होने लगी, जैसे कि हमने देखा लास्ट वाले में कि मताधिकार तो दिया गया था, यहाँ पे मताधिकार में वृद्धि कर दी गई। मताधिकार में वृद्धि, ठीक। अब कितनी वृद्धि की गई, लगभग क्या किया गया, लगभग 10% तक, लगभग 10% आबादी तक। अच्छा, अभी भी जो ये मताधिकार है, मताधिकार का अगर कोई पूछ ले कि आधार क्या रहा है, तो आधार आपको क्या याद रखना है, आधार वही अभी तक बने रहे हैं, क्या, शिक्षा और संपत्ति, शिक्षा व संपत्ति, ठीक। इसी के आधार पे यहाँ पे हमेशा अभी भी आगे चीजें चलती रही हैं, ठीक। ये चीज कर दिया गया। एक चीज और किया गया, क्या, भारत सचिव पद को समाप्त किया गया, भारत सचिव, ठीक, पद को समाप्त कर दिया गया, पद को समाप्त, ठीक। अब भारत सचिव कोई भी नहीं बनाया जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो लोक सेवा आयोग था उसे संघ लोक सेवा आयोग में तब्दील कर दिया गया। लोक सेवा आयोग, ठीक। परिवर्तन क्या किया गया, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक। ये क्या है, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन किया गया, ठीक। इतना हो गया। इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा अभी तक का हमने देखा था केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई थी, और वहीं पे उसी व्यवस्था को राज्य में भी लागू कर दिया गया। मतलब राज्य में 2 सदन कर दिए गए। जो राज्य की विधायिका थी, विधान परिषद थी, उसको भी 2 सदन बना दिए गए। राज्य की विधायिका में 2 सदन। अभी जैसे वर्तमान में बात करें तो 6 राज्यों में ही ऐसा है जहाँ पे 2 सदनी विधायिका पाई जाती है, बाकी हर जगह एक ही सदन है। विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया, ठीक। ये एक मेजर परिवर्तन किया गया। इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा जो दलित थे या हरिजन थे उनके लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को और अधिक विस्तार दिया गया। किसके लिए,
हरिजन, दलित, ठीक, या फिर इसे उस समय अल्पसंख्यक भी कुछ लोग कहते थे, अल्पसंख्यक। निर्वाचन क्षेत्र को वृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र पृथक में वृद्धि कर दी गई, ठीक, वृद्धि की गई, ये परिवर्तन किया गया। इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा जो विधि बनाने की बातें थी, विधि बनाने की बातों को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक। विषय 3 सूची में विभक्त की गई, 3 सूची में विभक्त, ठीक, 3 सूची में विभक्त किया गया। कौन कौन सी सूची है? ठीक, पहली सूची कौन सी है? संघ सूची, संघ सूची, ठीक। विषय कितने दिए गए थे? विषय 59 दिए गए थे। और कौन विधि बना सकता है? विधि केवल केंद्र बना सकता है, विधि केवल केंद्र बना सकता है, केंद्र बना सकता है। इसमें एक तरह से देखें तो सभी आरक्षित विषय डाले गए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे, ठीक। अब यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या किया गया? यहाँ पे आपको राज्य सूची बनाई गई है, राज्य सूची, ठीक। अब राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए थे? 54 विषय शामिल किए गए थे। इसमें कौन? इसमें प्रांत जो है, प्रांत क्या कर सकते थे? विधि बना सकते थे, प्रांत विधि बना सकते थे। ये आरक्षित विषय के, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत था, बना सकते थे, ठीक। अब इसके अलावा एक चीज और आपकी चलती है, वो क्या हो गया? वो आपका अगला पॉइंट हो गया कि एक चौथा विषय हो गया, तीसरा विषय समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक। इसमें कितने विषय दिए गए थे? इसमें 36 विषय दिए गए थे। इसमें कौन था? इसमें आपका केंद्र व प्रांत, ठीक, दोनों बना सकते थे, दोनों बना सकते थे। यही प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो यही प्रक्रिया वर्तमान समय में भी शामिल है। वर्तमान समय में भी विषयों को जो थे विधि बनाने के लिए उसे 3 भागों में ही बांटा गया, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो ये हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट कर लिया? हमने 1935 के शासन से अडॉप्ट कर लिया है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे एक चीज और है, नोट करके, जैसे वर्तमान समय में आप जानते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां, ठीक, किसके पास रहती हैं? वो केंद्र के पास रहती है। लेकिन उस समय केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां नहीं दी गई। किसके पास दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां दे दी गई थी वायसराय साहब, ठीक। वो डायरेक्ट वायसराय साहब जो है उस पर शक्ति बना सकते थे। जो विषय इसमें उल्लेख नहीं, ये किसको दिया गया? वायसराय को, ठीक, वायसराय को दिया गया। अब ये अवशिष्ट विषय कौन से थे? जो ऊपर शामिल नहीं है, जो ऊपर तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, ठीक। जो तीनों सूची में शामिल नहीं, उसे किसमें दे दिया गया? उसे इसमें दे दिया गया, ठीक। ये चीज यहाँ पे एक चीज हो जाती है। अच्छा, अब यही चीज को अब अगर बात करें तो और इसे हमने एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा। वो क्या याद रखना है? अधिनियम में टोटल, इस अधिनियम में, ठीक, 321 धाराएं थी, ठीक, व 10 अनुसूचियां थी। ठीक। अच्छा, अब ये 321 धाराओं में से अगर बात करें 221 221 धाराएं क्या हैं? आपके वर्तमान संविधान में शामिल है। वर्तमान संविधान
में शामिल। ये काफी बड़ी बात है। ठीक, इनको अक्षरशः वैसे ही प्रयोग कर लिया गया बिना किसी संशोधन के। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो हमने 1935 का जो एक्ट था उसको कॉपी पेस्ट किया है अपने वर्तमान संविधान के अंतर्गत। ठीक, इसीलिए ये सारी चीजें हम लोगों को एक क्रम के हिसाब से पढ़ना रहता है। ठीक दोस्तों, तो ये 1935 का जो अधिनियम था ये थोड़ा सा बड़ा अधिनियम था और इस 1935 के अधिनियम को हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया और हर एक चीज को समझ लिया है। ठीक, अब यहाँ पे एकमात्र आपका अधिनियम बच जाता है। वो कौन सा अधिनियम है? वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक, ये कब पास किया गया? ये 1947 में पास किया गया और ये जब किसको पास किया गया था? देश को स्वतंत्र करने के लिए, देश को स्वतंत्रता देने हेतु ये इसलिए पास कर दिया गया। ठीक, अच्छा पास कब किया गया, किस तिथि को किया गया? तो ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था और इसे एक उपलब्धि भी है कि ये सबसे तेज पास होने वाला आपका जो है एक्ट होता है। 4 जुलाई 1947 को क्या किया गया? ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। ठीक, अच्छा इसके बाद अगर बात करते हैं पास कब हुआ, ये भी तो बड़ी बात है कि पास भी तो होना चाहिए। पास मात्र जो है ये 16 दिन में हो जाता है और ये आपका 18 जुलाई 1947 को पास हो गया। ठीक, इसमें क्या किया गया? इसमें यही क्या कह दिया गया कि दो देश, जो भारत देश है उसे हम मुक्त कर रहे हैं। ठीक, क्या हुआ है? भारत व पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बनेंगे। ठीक, अच्छा एक चीज और है, अगर यहाँ पे बात करें विभाजन की तो विभाजन होती है जो एक बड़ी बात होती है, लेकिन एक चीज ये खास है कि अगर उस विभाजन के दंश को देखें जब हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये पूरी चीजें बताएंगे कि कितना उस समय चीजें होती दिखाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की किताब है उसमें पूरा अक्षरशः उस समय के व्यथा को वर्णित किया गया है। तो इसीलिए जो है उस चीज को भी हम देखेंगे कि आखिर क्या होता है उस समय, है ना। तो उस चीज को समझेंगे कि किस किस तरह से लोग मारे जाते हैं, कैसे होता है। क्या लगता है आपको कि अगर स्वतंत्रता के दौरान विभाजन नहीं होता तो क्या इतना नुकसान हम लोगों को नहीं होता? अगर होता तो क्या जरूरी था इतना नुकसान होना? ठीक, ये सारी चीजें, कई सारे प्रश्न हैं, वो अलग चीजें हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये एक चीजें यहाँ पे कर दिया गया, दो जो है स्वतंत्र डोमिनियन का स्टेटस मतलब दर्जा दे दिया गया भारत और पाकिस्तान का। ठीक, और यहाँ पे एक चीज और कर दी गई, वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। वायसराय पद ठीक समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे क्या है, अलग अलग दोनों जगह पे ठीक वायसराय पद जब समाप्त होता है तो अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की बात की गई। किसकी? गवर्नर जनरल की नियुक्ति। ठीक, गवर्नर जनरल की नियुक्ति की बात की गई। इसके अलावा संविधान सभा को शक्ति दी गई। संविधान सभा को अपना संविधान बनाने की शक्ति और जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक क्या है 1935 के अधिनियम से ही लागू करने की बात की गई। किससे? 1935 के अधिनियम से ही शासन चलेगा। यहाँ पे नोट भी कर दे रहे हैं, जब तक न बने तब तक 1935 एक्ट से शासन। ठीक, जब तक नहीं बनता है तब तक जो है 1935 के एक्ट से यहाँ पे शासन करने की जो है बात कर दी गई।
ये एक चीज। अच्छा, एक चीज और कमेंट हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था, बताएं। हाँ, यहाँ पे मैंने कहा ना अंतिम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे उन व्यक्ति का नाम आपको याद रखना कि आखिर अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, यहाँ पे किसका नाम याद रखेंगे, सी राजगोपालाचारी जी का। ठीक, सी राजगोपालाचारी। अगर उसकी बात करते हैं अंग्रेजों की, तो उसमें आपको माउंटबेटन का नाम याद रखना, माउंटबेटन ही अंतिम होते हैं। ठीक, और स्वतंत्र भारत के पहले की पूछता है तो वो अभी आपके माउंटबेटन ही होते हैं, लेकिन बाद में सी राजगोपालाचारी बना दिए जाते हैं और सी राजगोपालाचारी ही जो है आपके अंतिम गवर्नर जनरल के तौर पे कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब वो जो कुछ फैक्ट्स हैं, जो अन्य चीजें हैं, इन चीजों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, फैक्ट यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अब हम लोगों ने संवैधानिक विकास जो था, संवैधानिक विकास की लगभग सारी चीजें हम लोगों ने समाप्त कर ली। अब संवैधानिक विकास में हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम जो पढ़ेंगे, हम जैसे अंतरिम सरकार हो गया उसकी चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे। इसके अलावा जो संविधान निर्माण हुआ है, संविधान निर्माण की बातें करेंगे। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जितना ज्यादा साथ रहेगा उतना ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।